हेलो गाइस। सो जैसा कि मैंने कहा था कि विल बी स्टार्टिंग अ जीएसटी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो को कौन कौन देख सकता है। इसमें पूरा मैं जीएसटी करवाऊंगा, पूरा इन द सेंस कि बेसिक से अबव लेवल तक। ठीक है, बेसिक से अबव लेवल तक मीन्स जो भी आपका सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें वो पूरा कवरेज हो जाएगा। और आपको, अगर आप सीए के फील्ड से नहीं है, ठीक है, अगर आपको जॉब वॉब के लिए जीएसटी सीखना है या फिर आप जॉब के लिए जीएसटी सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो भी आप इसको ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। इसमें पूरा आपके, मैं एग्जाम ओरिएंटेड कम ही पढ़ाऊंगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही पढ़ाने वाला हूँ। बट क्योंकि कुछ बच्चे भी आते हैं कि उनको भी जीएसटी सीखना है, तो यस, यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। ये एग्जाम ओरिएंटेड भी होगा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी होगा, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्या मतलब, पूरा एकदम जीएसटी हम अच्छे से देखेंगे। एंड आप अगर एग्जाम है तो भी आप देखिए, अगर आप एग्जाम आपके नहीं, आप जॉब करते हैं, सीए किसी फर्म में जॉब करते हैं या फिर किसी भी ऐसे फर्म में जॉब करते हैं या फिर किसी कंपनी में जहाँ पे आपको जीएसटी इनकम टैक्स का काम करवाया जाता है, तो यस, यू कैन वॉच इट। थैंक यू। एंड आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम बेसिकली कुछ जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो बुक रेफर करूंगा यहाँ पे लेक्चर के दौरान, ये सिर्फ मतलब सिंपल आईसीआई की बुक रहेगी। अगर आप चाहें पढ़ने के लिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ici.org.in। ओके, तो मैं बुक क्यों रिफर कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट से, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं भी एक सीए इंटरमीडिएट का ही स्टूडेंट हूँ। एंड क्योंकि मेरे को लगा कि जीएसटी ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। और इवन मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है कि जो इंटरेस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा कि उनको कोई जीएसटी समझाए, प्रैक्टिकल जीएसटी समझाए, ताकि वो जॉब में आगे उनको हेल्प हो। तो उस वही मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। बट वही देखो कि मेरे पास अभी नवंबर में मेरा एग्जाम है, और तो भी मैं आपके लिए जीएसटी का कोर्स लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हो। तो इसलिए प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं। मेन हम चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड कम हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रयास सभी करते हैं। हम बेसिकली जीएसटी की नॉलेज लेना इसमें सीखेंगे कि हम कितनी ज़्यादा जीएसटी की नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, हम जीएसटी की इसमें सिंपली देखेंगे कि हम जीएसटी की यहाँ पे कितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ी सी बातें अब कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिंपल सी बात, टैक्स क्या होता है। टैक्स आपको पता होगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक से, कॉर्पोरेट से। क्यों कलेक्ट करती है? ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। आपको अगर पीछे से कोई बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वही है कि जीएसटी मतलब, मैं ये टैक्स के बारे में बता रहा था कि टैक्स होता क्या है कि गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है किससे, आम पब्लिक से, कॉर्पोरेट से या फिर एनी अदर पर्सन से। क्यों कलेक्ट करती है? ताकि वो पब्लिक वेलफेयर कर सके, रोड्स बनवा सके एंड पब्लिक को सुविधा दे सके, है ना। टैक्स हमारे जो इंडिया में वो दो टाइप के होते हैं जनरली, वैसे तो और भी होते हैं, बट हमारे लिए यही समझना है कि टैक्स दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं कहूँगा दो ही टाइप के ही होते हैं, और नहीं होते हैं, और ये होते होंगे जुमंदे तो देख लेना आप। मतलब वो छोटे मोटे होते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली हमारा इनकम टैक्स कवर हो जाता है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो अगर आप देखें, पहले जीएसटी कवर करते हैं, उसके बाद मेरा एग्जाम होगा नवंबर में, उसके बाद हम देखेंगे। अगर इनकम टैक्स की मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया जीएसटी का, तो इनकम टैक्स पे मैं पूरा एकदम ऐसे कोर्स बना दूंगा। बट उसके लिए आपको ये फीडबैक देना पड़ेगा कि मैं आपको कैसा डिलीवर कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो मैं आपको ये बताया था कि जो जीएसटी है, मतलब जो इनकम टैक्स है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर आता है। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स द बर्डन ऑफ विच वी कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर्स। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका टैक्स आप ही को पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपने कोई प्रॉफिट कमाया, आप बिजनेसमैन हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, तो उस प्रॉफिट को आप ये नहीं कह सकते कि तू मेरा प्रॉफिट कोई और मैं अपने बंदे से भरवाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्रॉफिट आप ही के पॉकेट्स में से जाएगा, आप उस पर किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते, उसका बर्डन किसी और पे नहीं बोझ सकते, वो आप ही की जेब से जाना है। बट वही अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, लाइक जीएसटी, तो इसमें क्या होता है, बर्डन इजीली हम शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम एक कंज्यूमर नहीं है तो। याद रखना, अगर आप एक कंज्यूमर नहीं है तो जीएसटी के अंदर आप इजीली बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर जीएसटी पे करता है, तो वो अपना जो बर्डन है वो होलसेलर पे शिफ्ट कर देता है। जैसे होलसेलर अगर करता है तो वो रिटेलर पे, वैसे रिटेलर तो वही अगेन वो किस पे कर देता है, वो आपका कर देता है कंज्यूमर में फाइनली। और फाइनली कंज्यूमर को ही बर्डन बियर करना पड़ता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन कि जीएसटी क्या था, मतलब टैक्स क्या है, और डायरेक्ट टैक्स क्या है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है।
इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली हमारा एक कस्टम ड्यूटी भी आता है जो कि इंपोर्ट पे लगता है, ठीक है। आइए हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ये सब देखिए हमने जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये सब हमने कर लिया अभी। इसमें आपको बस थोड़ा सा देखिए, ये सब हमने वही किया। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाऊं तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई होप आपको पता होगा अगर आप थोड़ी सी भी इस फील्ड से है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मीन्स जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतने ज़्यादा टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर मैं इनकम टैक्स की थोड़ी सी आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो हमारे इंडिया में क्या है फिलहाल, 0 से 2.5 लाख पे आपकी एग्जेम्प्ट होती है, 2.5 लाख से 5 लाख पे, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, फिर अगेन 10 लाख ऊपर से 30%। तो देख रहे हो आप, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी टैक्स भी बढ़ रही है, विच इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मीन्स इस पे ऐसा कोई नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो तब बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 रुपये का अगर आप एक टॉफी भी खरीदते हो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपकी इनकम नहीं देखी जाती। मैं ये बस कह देता हूँ, इसमें इनकम को कंसीडर ही नहीं किया जाता आपके। इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम यू हैव टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। आई विल ट्राई टू मिक्स बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि आपको बेटर समझ में आए, ओके। नाउ ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑफ 2 टाइप, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। एंड कस्टम ड्यूटी बेसिकली किस पे लगता है, इंपोर्ट पे, ठीक है। वो हमें अभी नहीं देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ फीचर्स है हमारे काम की नहीं है। अगर आपके पेपर है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यस आप पढ़ सकते हो, बट आपके मैं कहूँगा बीकॉम का एग्जाम है या फिर सीए का एग्जाम है, फीचर्स तो नहीं आने वाले इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फीचर है, सिंपल सिंपल से बस देखिए, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, जैसा कि बताया बर्डन शिफ्ट हो सकते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट, आपको पता ही है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का काम करता है, फिर टैक्स लगता है कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे। हाँ, एक और चीज आप याद रखना कि जीएसटी जो है ना, जीएसटी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, ठीक है। जीएसटी किस पे लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। ये आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन है जीएसटी का, यहाँ से थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। आज हम सोचेंगे कि हमारा जो पहला पार्ट है इसको हम देखें। देखिए, जीएसटी सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में जो शुरुआत हुई थी सन 2000 में हुई थी। वहाँ पे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक कमेटी बनाया था, मैं तो ये कहूँगा कमेटी बनाया था जीएसटी मॉडल के लिए कंट्री में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्ड ए टास्क फोर्स। 2003 में उसके बाद क्या हुआ, जो तब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी, आई थिंक, हाँ कंफर्म है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे वो थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने एक टास्क फोर्स फॉर्म किया था ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, विच इन 2004 स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस। तो देखिए क्या हुआ था 2003 में, देखिए सबसे पहले 2000 में ही प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी लाना चाहिए। उसके बाद 2003 हो गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया के सिस्टम, एक लॉ पास करने के लिए 50 साल लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2000 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने थिंक किया जीएसटी लाने का। 2003 में फिर एक सेटअप कमेटी सेटअप हुई, विच इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तब की जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस्टेब्लिश की। उसके बाद 2004 में क्या हुआ, उसी कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया कि भैया जीएसटी लगा दो आप नेशनल बेसिस पे। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है 2004 के बाद बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो, उनका शासन हट गया था। फिर यूपीए की गवर्नमेंट आ गई थी, मीन्स कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी। एंड उसके बाद वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब के, श्री पी चिदम्बरम, आपको याद होगा अभी फिलहाल ये किसी करप्ट मामले में जेल भी गए थे, मेरे को अच्छे से याद है। तो वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2006 एंड 2007, उनके बाद क्या हुआ, तो देखिए जो तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब जी, उन्होंने जो 2006-2007 में जब बजट अनाउंस किया तब उन्होंने क्या कहा, दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1, 2010। उन्होंने कहा ठीक है जीएसटी अच्छा है, एंड यस वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी फ्रॉम अप्रैल 1, 2010, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, उसके बाद वही उन्होंने कह दिया 2010 में होगा, तो बस फिर उसके बाद वही सब बातें मतलब हटती गई। देन देखिए क्या हुआ, मतलब जीएसटी वाले सब ऐसी बात टालते थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द टॉक्स ऑफ असेडिंग इन जीएसटी हाउवर गेन मोमेंटम। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है इंडिया की अगेन गवर्नमेंट आई मोदी जी की जो 2014 में। उसके बाद इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि भैया हमें जीएसटी तो लाना ही है। उसके बाद क्या हुआ, एक बिल पास हुआ विच इज कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था 122, ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल पास हुई। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए ना नॉलेज, मैं डायरेक्ट पे उस पर आ जाऊँ हिस्ट्री की, उस पर तो हिस्ट्री भी तो समझना पड़ेगा ना, तो थोड़ा भी बोर्ड फील मत करना, ठीक है।
तो जीएसटी देखिए, मैं कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल आया 2014 में, ठीक है, ऑन जीएसटी के पार्लियामेंट में 19 दिसंबर 2014 को, ठीक है। फिर लोकसभा ने इसको पास कर दिया 6 मई 2015 को, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया 3 अगस्त 2016 को। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, कुछ रेक्टिफिकेशन हुई बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, एंड देन अगेन ये जो इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेंडमेंट बिल था 122nd, उस पर आपके प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई 8 सितंबर 2016 में। और उसके बाद आपको पता ही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 101 हम कह सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 था, उसको इंट्रोड्यूसन मतलब उसको मतलब लाया गया कि अब ये इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2017 में जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था, जो सीजीएसटी बिल पास हुआ। आपको पता है जीएसटी के अंदर 3 बिल है, 3 एक्ट है बेसिकली, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, ठीक है। एसजीएसटी एक्ट या फिर यूटीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सीजीएसटी बिल जो है वो पास हो गया 2017 में, फिर अगेन आईजीएसटी एक्ट उसके बाद पास हुआ, फिर यूटीजीएसटी बिल पास हुआ, एसजीएसटी ऐसे बिल पास हुआ, ठीक है। ये सब बिल इंट्रोड्यूस हुए लोकसभा में, लोकसभा में फिर इनको और जल्दी तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर ही, हाँ देखिए 27 मार्च को लॉन्च हुआ, 29 मार्च को पास भी हो गया। उसके बाद फिर इन सब पे एसेंट लग गई 22 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट की, एंड देन ये जो बिल है ये इनेक्टेड मतलब एक्ट में कन्वर्ट होने वाला था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपका सब लगभग सारे स्टेट मान गए 30 जून 2017 तक, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जो क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी पूरे इंडिया में लॉन्च हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको पता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर वो भी ज़्यादा डिमांड करने लगे, तो वहाँ पे भी 8 जुलाई 2017 से जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया गया। ये था हमारे इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, में कहूँगा हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो समझ में नहीं भी आया तो मुझे फीडबैक दे देना कमेंट में कि कैसा लगा। मेरे लिए फीडबैक जरूरी है, उसी के बेसिस पे मैं आगे के वीडियो में अपने सुधार भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा सोचना आप लोग भी, ठीक है। तो देखिए ये सब वही है कि जीएसटी में कितने कंट्री में जीएसटी लागू है, ये वो, ठीक है। इंडिया में आपको पता है ड्यूल कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, मतलब सेंट्रल भी टैक्स लेगी और स्टेट भी टैक्स लेगी, ठीक है। ये फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाला, ठीक है। इंडिया जब तक देखिए ड्यूल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर, ठीक है। अब ये है हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जीएसटी। आपको पता है वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है अभी हम देखेंगे आगे वाली आने वाली क्लासेस में कि जीएसटी देखो कैसे लगता है, वैल्यू पे लगता है। वैल्यू पे लगता है इन द सेंस कि मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, ये प्रेजेंटेशन में ही मैं आपको बताता हूँ। नो नो प्रेजेंटेशन में नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, चलिए एक सेकेंड। एक सेकेंड आपको बताइए, बस एक सेकेंड कहाँ गया। हाँ सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा जूम में प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए मैं ये कहता कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्यों वैल्यू एडेड टैक्स है, इसका मैं आपको अगेन आज मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा, आज मैं आपको बस थ्योरी थोड़ी समझाना चाहता हूँ। इसका हम अगेन प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे, बट अब ये थोड़ा सा समझिए। वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए क्योंकि ये वैल्यू एडिशन पे लगता है। मतलब टैक्स पे पहले क्या होता था, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल ऐसे बोल के बता रहा हूँ, आने वाली क्लास में लिख के भी करेंगे। तो देखो सपोज करो आपने एक मैन्युफैक्चरर जिन्होंने 100 रुपए की उनकी कॉस्ट लगी, उन्होंने क्या किया, 100 रुपए की कॉस्ट मतलब उनके प्रॉफिट जो कि 100 रुपए आए, उन्होंने क्या किया, मान लो 18% जीएसटी का रेट है, उन्होंने 18% लगाया, 118 में होलसेलर को बेच दिया, ठीक है। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर क्या करेगा इसमें, सपोज कर लो होलसेलर ने अपना 10% का प्रॉफिट जोड़ा, तो अगर होलसेलर ने 10% का प्रॉफिट जोड़ा तो कितना हो गया 118, और प्लस आपका हम 118 में जोड़ लेते 10%, तो 118 और प्लस आपका कितना हो गया 11, मान लो 12 रुपए का प्रॉफिट उसने जोड़ लिया तो 130 हो गया। अब जो जीएसटी लगेगा ना, आपको पता है वो 130 पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर ने तो आपका ऑलरेडी किस पे लगा लिया था, 100 रुपए पे लगा लिया था, है ना, जो कि आया 18 रुपए। अब जो जीएसटी लगेगा वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगा था। देखो पहले वैल्यू एडिशन पे लगेगा, देखो पहले जीएसटी मतलब अमाउंट कितना था 118 था, 118 पे तो मतलब ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ था।
अब वैल्यू एडिशन कितना हुआ, सिर्फ 12 रुपये का तो हुआ, क्योंकि उन्होंने 12 रुपये का मतलब प्रॉफिट जोड़े, तो जो 12 रुपये का जो इसमें प्रॉफिट जो है ना, जीएसटी अगेन सिर्फ 12 रुपये पे लगेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कंटिन्यूसली जो आईटीसी है वो मिलता रहता है। पहले क्या होता था, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जीएसटी से पहले क्या होता था, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से पंजाब या दिल्ली से यूपी सामान भेजते थे, आपको क्रेडिट नहीं मिलता था आईटीसी का। ठीक है, बट अब मिल जाता है, अब इजिली मिल जाता है। ठीक है, जीएसटी के आने से यहाँ पे ये तीसरा फीचर ये है कि इसमें पूरा बर्डन फाइनल कंज्यूमर के द्वारा बॉन्ड करना पड़ता है। नो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है, पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, पहले टैक्स पे टैक्स लग जाता, मतलब जैसे कि उसमें 130 का माल हो गया ना उसका प्रॉफिट जोड़ के, अब क्या होता था, पूरा ये जो 30 रुपये इस पे पूरा टैक्स लग जाता था, मतलब टैक्स पे टैक्स लग जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरर की वो लगी 1,00,000 रुपये, 18% जीएसटी 18,000 हो गया। ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया 1,18,000 में, 1,18,000 में। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो है वो कॉस्ट है 1,00,000 रुपये, आपको पता है 18,000 का जो वो है, और इसने प्रॉफिट जोड़ लिया मान लो 11,200 रुपये का, जैसे कि मैंने जोड़ा था 118 में 12 रुपये का, मैंने कितना जोड़ लिया 11,200 का। अब सेल प्राइस कितनी हो गई, 1,11,200, 1,11,200। अब जीएसटी ये पूरे 1,11,200 पे लगाएंगे, और इनको ना ये 1,00,000 का आईटीसी मिल जाएगा। मैंने तो आपको डायरेक्टली 12 रुपये पे कहा, क्योंकि मैंने 12 रुपये पे निकाल दिया, मैंने वो बेसिकली नेट फिगर नहीं निकाला, मैंने वो ग्रॉस अमाउंट निकाला, आपको डायरेक्टली इसमें, क्योंकि देखो उससे भी आपको वही आंसर आएगा, बट इन्होंने ऐसा मेथड भी ठीक है। आप क्या कर लो, टोटल 1,11,000 ले लो, वो टोटल टैक्स निकाल दो, फिर दोनों को माइनस करके इतना वो जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटर वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ठीक है, जैसे देखो नीचे दिया हुआ आईटीसी, इसके इसमें मैन्युफैक्चरर को तो नहीं मिलेगा, आईटीसी इसको डिस्ट्रीब्यूटर को 18,000 का मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कर लो 1,11,200 की जो जीएसटी जो निकल रहा है 18%, वो आपका सपोज कर लो 22,000 निकल रहा है, सपोज कर लो 22,000 निकल रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं, सपोज कर लो 22,000 निकल रहा है। तो अब पता है डिस्ट्रीब्यूटर कितना वो ले सकता है क्रेडिट, इसमें से 18,000 का वो क्रेडिट ले सकता है ना, बस डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 4,000 टैक्स पे करेगा, सिर्फ 4,000। ठीक है, ये था हमारा, और इसके बाद आगे भी वही है। ठीक है, आगे भी वही है, जैसे कि देखो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 2016 कर रहा है ना, यहाँ पे देखो नीचे देखो पेड टू गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटर कितना पे कर रहा है, 2016। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। वैल्यू एड देखो लिख रहे हो, जीएसटी किस पे लगा, वैल्यू एडिशन। देखो 1,00,000 था, अब इसने कितना प्रॉफिट जोड़ा, 11,200, अब सिर्फ 11,200 जीएसटी लगेगा, जो कि कितना 18%, देख रहे हो। उसका जीएसटी इसने कितना प्रॉफिट जोड़ा, इसने देखो, इसने रिटेलर ने प्रॉफिट जोड़ा 24,640, अब जीएसटी कितने पे लगा, सिर्फ 24,640 पे लगा। ये क्या कह रहे हो, जीएसटी वैल्यू एडिशन में लगता है। ठीक है, आई होप आपको, और कंज्यूमर को क्या आईटीसी मिलेगा, पूरा बर्डन तो उसी को पे करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल रहा होगा। हम जल्दी से थोड़ा सा करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। डेफिशिएंसीज वही है जो मैंने आपको बताया, कुछ खास नहीं है। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आई थिंक हम एग्जांपल प्रैक्टिकल वाली क्लास में करेंगे अच्छे से। ये वही है कि आपका ड्यूटी इतना लग गया, टैक्सेबल इतना हो गया, पहले के जमाने की बात होगी। ठीक है, हाँ पहले के जमाने में सब क्या करना। ड्यूअल जीएसटी, इसका मतलब यही है कि सेंट्रल भी टैक्स लेती है और स्टेट भी टैक्स लेती है। अगर हमारा कोई भी जीएसटी, कोई भी गुड सेल होता है तो उस पर जीएसटी जो लगता है वो ड्यूअल लगता है, अगर वो विद इन स्टेट होती है, और अगर वो आपका एक स्टेट से इंटर स्टेट होती है। आपको पता है इंटर स्टेट होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, आप कानपुर से लखनऊ भेजोगे, दोनों है तो यूपी में ही, तो इसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। इस पे सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। जैसे कि मान लो जीएसटी का 18% है, 9% लगेगा सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आपका एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये ड्यूअल जीएसटी लगता है। और आपका जो इंटर स्टेट होता है, जैसे कि आपने दिल्ली से पंजाब भेजा तो उस पर लगता है आपका क्या, आईजीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और स्टेट और सेंट्रल में अपोर्शन कर देती है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीएसटी याद रखना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कंजप्शन बेस्ड टैक्स, मतलब जिस स्टेट में गुड्स का कंजप्शन होता है, जीएसटी की जो क्रेडिट है उसी की गवर्नमेंट को मिलती है। जीएसटी जो है उसी गवर्नमेंट को मिलती है जीएसटी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे स्टेट है वहाँ पे एसजीएसटी अप्लाई होता है, और जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है ना वहाँ पे यूटी जीएसटी होता है अप्लाई। यूनियन टेरिटरीज में भी हमारे पास जो दिल्ली और जो लद्दाख है, याद रखना वहाँ पे
SGST ही लगता है, ऑल्दो वो UTGST में आते हैं, ऑल्दो यूनियन टेरिटरी है दोनों, बट आपका दिल्ली और लद्दाख में UTGST नहीं लगता, SGST ही लगता है। और बाकी जितने भी हमारे पास दादर नागर हवेली हो गया या फिर दामन दिव हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सब पे, इन सब पे आपका जम्मू कश्मीर पे भी आपको वो लगता है। देखिए 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 देखिए, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? स्टेट एंड यूनियन हैव विद देयर ओन लेजिस्लेशन, हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया, देखिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जो पुडुचेरी है उस पे आपका SGST लगता है, ऑल्दो ये सब तीनों यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। और लद्दाख हो गया या फिर आपका नागर दामन हवेली हो गया और भी आपके जितने भी यूनियन टेरिटरी हो गए ना, उन सब पे UTGST लगता है। ठीक है, बस याद रखना दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ऑल्दो ये हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी, पर इस पे तो भी हमारा SGST ही लगता है। ठीक है, GST में हम HSN बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लो। अगर मान लो कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उसको इनवॉइस पे HSN कोड, वैसे इंडिया में 8 डिजिट का एप्लीकेबल होता है, पर उसको 4 डिजिट बताना होता है। अगर वो आपका 5 करोड़ से कम का बिजनेस है उसका टर्नओवर, तो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है उसका बिजनेस, तो उसको जो है 6 डिजिट HSN कोड का अपने इनवॉइस पे बताना होता है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2021 से ही एप्लीकेबल हुआ इसका न्यू रेट। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मैं इसको स्किप आई थिंक कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। GST की लिमिट, अगर आप सिंपली गुड्स बेचते हैं, इंटर स्टेट बेचते हैं, मतलब इंटर स्टेट सिंपली गुड्स की सप्लाई करते हैं, आपके लिए 40 लाख का लिमिट है। कुछ स्टेट है जहाँ पे 20 लाख का है, वही 40 लाख को, और जो सर्विस और गुड्स दोनों में डील करते हैं तो 20 लाख का है। और आपका कुछ स्टेट है जैसे कि MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसमें 10 लाख का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले, इसलिए मैंने अभी आपको डिटेल मतलब वैसे ऐसे ही बता दिया। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम होता है GST के, आगे देखेंगे। अगर आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम रहती है तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है, आपको GST पे कर नहीं करना। सिंपली अपने टर्नओवर पे जो आपका एक सिंपल परसेंट, एक बहुत ही स्मॉल रेट ऑफ टैक्स जो है 1% या 5% या 6%, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे किसको पे करना होता है, ये आपको पेमेंट करना होता है। GST के अंदर आपको एग्जाम्पशन भी मिल जाती है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जैसे कि अगर आप बुक्स वगैरह पे GST नहीं लगता है, ठीक है, फल, सब्जियां, दूध, इन सब पे GST नहीं लगता, बहुत सारी चीजें आगे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में। एजुकेशन पे GST नहीं लगता 12th तक या फिर आगे भी हायर स्टडीज तक। ठीक है, इसमें सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है। ये इलस्ट्रेशन है, ये आई थिंक मैं नहीं करवा सकता आपको क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, और दूसरा ये प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। ठीक है, अब अगर चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ICAI की वेबसाइट पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। GST कॉमन पोर्टल है www.gst.government.gov.in या GSTN, जो आपके गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए GST कॉमन पोर्टल आप देख सकते हैं, यहाँ पे GSP है, GST सुविधा केंद्र है ना, इस पे भी आप कर सकते हैं अपने टैक्स की पेमेंट। ठीक है, ये सब कुछ में खास नहीं है। इसका ये कुछ गुड्स है जिसपे फिलहाल GST नहीं लगता, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर रख रखा है कि वो इस पे भी GST लगा सकती है। बट यस, जो हमारा एल्कोहलिक लिक्विड है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे आपको पता है भी स्टेट के पास पावर है कि स्टेट अपना एक्साइज या CST या VAT लगा सकती है। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, इन सब पे क्या लगता है, स्टेट टैक्स लगता है, इस पे GST नहीं लगता। ठीक है, तंबाकू प्रोडक्ट हो गया, ये सब, ये मैं आपको अभी जल्दी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे डिटेल में पढ़ना ही है, इन सबको पढ़ना है, चिंता मत करनी आप। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, GST इन सारे टैक्स को ही मिला के बना हुआ है। आपको पता है, देखिए क्या क्या था पहले, सेंट्रल टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, मैन्युफैक्चरिंग पे CVD स्पेशल टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। वैसे स्टेट में देखिए बहुत सारे लिस्ट है, एंट्री, लग्जरी टैक्स, तो ये सब अब हटा दिया गया, GST ने उसका हाथ मिला लिया, देखिए हाथ मिला रहा है। ठीक है, GST एक सिंगल टैक्स से, याद रखना, सारे टैक्स को, जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है, लगभग सबको हटा दिया, कुछ टैक्स अभी भी लगता है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एल्कोहलिक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना चाहे लगा सकती है, और कुछ ऐसे भी आइटम है जिसपे GST काउंसिल है, वो जब चाहे तब टैक्स लगा सकती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और ATF। आई थिंक नेचुरल गैस पे तो लगने भी लगा है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने किसी और नहीं, मैं देख के बता दूंगा आपको। एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज के पास है, और तंबाकू जो है फिलहाल अभी बाहर है GST से, और पावर है GST गवर्नमेंट के पास, तो उस पर भी, तंबाकू पे भी GST लगा सकती है। GST एक विन विन सिचुएशन होता है, बेनिफिट देता है इंडिया के, मतलब इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की, जाहिर सी बात है इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आता है।
प्रोड्यूसर को वो मिलता है, आईटीसी मिलता है, प्रोड्यूसर हैप्पी होते हैं। इससे प्रोडक्ट के जो दाम है वो कई नाम कह सकते हैं सस्ते हो जाते हैं। क्यों सस्ते हो जाते हैं इसके हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट इसमें कॉम्प्लाइंस मतलब कॉम्प्लाइंस बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से आप देखते होंगे जीएसटी का बहुत लोग विरोध भी करते हैं। ठीक है, इजी टैक्स कॉम्प्लाइंस कह रहे हैं बट मेरे को नहीं लगता इजी टैक्स होता है, कॉम्प्लाइंस होता है, बट कॉम्प्लाइंस होता है बहुत ज्यादा। बट यस, पहले आपको 17-18 टैक्स लगाने पड़ते, तो उससे तो बेटर ही है ना। अब वही है कि बेनिफिट ये जाहिर सी बात है इकोनॉमी को कैसे देता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वही जो मैंने, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट है नहीं, मतलब हम एक प्रैक्टिकल क्लास में हैं, कोई मैं आपको पढ़ा तो नहीं रहा हूँ। ये सब वही है कि यूनियन लिस्ट, मतलब ये सब हमारे उसके लिए नहीं है। ये सब आपको सिर्फ अगर आप स्टूडेंट है तो आप इसको बुक को रेफर कर सकते हैं इसी की वेबसाइट से। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये सब आर्टिकल है कि उसके आर्टिकल ये कहता है कि सेंट्रल टैक्स लगा दे सकती है, आर्टिकल 264 कहता है कि वो टैक्स लगा सकती है, वही है, ये आपके लिए कोई इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, मतलब बहुत ही अच्छा जीएसटी का लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा इसके साथ होता है कंप्लीट। थैंक यू, आपने अगर देखा तो, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा है, क्योंकि उसी के बेसिस मेरे पास फीडबैक आएंगे आगे के मैं लेक्चर्स को प्लान कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय।